हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो चलो आज हम हिस्ट्री का पहला चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन उसे शुरू करते हैं। इन 14 जुलाई 1789 पेरिस के अंदर 7,000 लोग इकट्ठा हो गए। उनके अंदर एक गुस्सा था उनके किंग के ऊपर कि वो सोचते थे कि उनका किंग उनका और उन सब लोगों का ढंग से ध्यान नहीं रखता। वो सिर्फ अपनी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ही समझता है। तो वो सारे बेस्टाइल जेल में घुस गए और पिस्तौल से वहां के कमांडर को मार दिया और सारे कैदियों को छुड़ा दिया। तो चलो अब देखते हैं कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन में द रेवोल्यूशन है उसका मतलब क्या होता है। एक पॉलिटिकल चेंज जो बहुत सारे लोग चाहें और बहुत ही कम समय में चाहें। लुई 16 वहाँ का राजा था फ्रांस का, और वो एक बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था। 1774 में वो फ्रांस का किंग बन गया और 20 साल की उम्र में उसने शादी कर ली मारिया, जो ऑस्ट्रिया की थी। जब वो किंग बना उस टाइम फ्रांस का पैसा, उनकी मनी ख़त्म सी हो गई। और उनकी पैसा मनी ख़त्म होने के क्या कारण थे, अब उसकी बात करते हैं। कोई 5 कारण जिससे हमें पता चले और ये पेपर में भी आ सकता है, तो इसे ध्यान से पढ़ते हैं। फ्रांस के अंदर जब वो वॉर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे, उन्हें वॉर करना बहुत पसंद था। तो वॉर में तो पैसा लगता ही है, इससे उनकी मनी, उनका पैसा ख़त्म हुआ। साथ ही साथ वो अपने पैलेस वर्साइलर को मेंटेन करने में उनका बहुत सारा पैसा चला जाता था। और लुई 16 ने अमेरिकन 13 कॉलोनीज को ब्रिटिश आर्मी से लड़के ब्रिटेन से आज़ाद करवाया था। इससे उन पे 2 बिलियन लिव्र का कर्ज चढ़ गया, जो उस टाइम फ्रांस की करेंसी थी। और गवर्नमेंट ने जिन लोगों से पैसे ले रखे थे उनका उन्हें 10% इंटरेस्ट देना होता था। और साथ ही साथ वो अपने स्टाफ और गवर्नमेंट ऑफिसर्स की सैलरी इन सब खर्चों में देने के लिए, इसी वजह से इनका फ्रांस की मनी ख़त्म होने लगी। उस टाइम फ्रांस की सोसाइटी 3 एस्टेट में डिवाइडेड थी। फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग कोई टैक्स नहीं भरते थे और सारे टैक्स थर्ड एस्टेट के लोगों पर लगे हुए थे। तो फर्स्ट एस्टेट के बारे में अब हम बात करते हैं। फर्स्ट एस्टेट के वो लोग थे जो चर्च में काम करते थे और उन्हें क्लर्जी बोला जाता था। और सेकंड एस्टेट में वो लोग थे जो किंग थे और उसके मिनिस्टर थे और जो हाई पोस्ट पे थे गवर्नमेंट में, और उन्हें नोबिलिटी कहा जाता था। और थर्ड एस्टेट में वो लोग थे जो कॉमन मैन थे, आम इंसान थे, बिजनेसमैन थे, छोटे बिजनेसमैन थे वो, और मर्चेंट थे, लॉयर थे, फार्मर थे, और जो कम वेजेस में, तनख्वाह में काम करते थे वो एम्प्लॉय थे। और उस टाइम फ्रांस में 90% फार्मर्स थे और फार्मर के पास उनका खुद का लैंड भी नहीं होता था। तो 60% लैंड फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोगों के पास ही था। तो थर्ड एस्टेट के लोग फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के ऑर्डर्स पे काम करते थे। और टाइट उस समय टैक्स था जो चर्च उन फार्मर्स की प्रोडक्शन पे 10% लेती थी। और गोबिल एक टैक्स था जो इनडायरेक्ट टैक्स था सॉल्ट और तंबाकू पे। चलो तो आगे बढ़ते हैं। टाइल एक इनडायरेक्ट टैक्स था, डायरेक्ट टैक्स था, और पॉपुलेशन उस समय एकदम से बढ़ गई। 1715 में 23 मिलियन थी और एकदम से 1789 में 28 मिलियन हो गई। इससे सब्सिस्टेंस क्राइसिस हुए, मतलब कोई भी लिवलीहुड का कम होना। इसमें मेनली फूड कम हुआ, तो इसमें मेनली शॉर्टेज ऑफ फूड आएगा। इससे ग्रेन्स की, फूड की डिमांड बढ़ गई। पर जिस हिसाब से प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए थी पॉपुलेशन के साथ, वो नहीं बढ़ी। तो इससे प्रोडक्ट्स के रेट बढ़ गए, दाम बढ़ गए। और जो कम सैलरी पे काम करते थे जो लोग, उनकी सैलरी नहीं बढ़ी, पर जो रेट थे वो बढ़ते चले गए। इससे जो गरीब था, जो पुअर था, वो और गरीब हो गए, और जो रिच था, अमीर था, वो और अमीर हो गए।
इससे ब्रेड के रेट भी बढ़े। और जॉन लुकी एंड जीन जैक्वस रोसियो था, उन्होंने कहा कि थर्ड एस्टेट के लोगों को इक्वालिटी के लिए फाइट लड़नी चाहिए। और जॉन लुकी ने कहा कि मोनार्की गलत है। और जीन जैक्वस रोसियो ने कहा कि किंग को सबकी बात सुननी चाहिए और सबकी प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए उसके किंगडम में। और उसने एक बुक भी लिखी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और उसमें मोंटियो कैसियो था, उसने कहा गवर्नमेंट को अपनी पावर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देनी चाहिए, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो चलो आज हम फर्स्ट पार्ट में इतना ही पढ़ते हैं, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। और साथ साथ ये भी कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।